हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा था, कैसे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और कैसे एक न्यूट्रल स्फीयर को लेकर हमने उसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया था। तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को पढ़कर कूलम्ब्स लॉ को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्यारे बच्चों, आपको तीन प्रॉपर्टी इसमें पढ़नी है। जो फर्स्ट है उसको बोलेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिविटी ऑफ चार्ज। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो होगी कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि ये होगी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एग्जांपल क्या है? जैसे आपके पास कोई एक सीडी है, इस तरीके की सीडी यूज होती है किसी ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए, और हम लेट कर लेते हैं कि ये इसमें एक डंडा लगा हुआ है, जो इसमें हर एक स्टिक की, हर एक डंडे की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप किसी भी दीवार के ऊपर लगाकर आप चढ़ रहे हैं इस सीढ़ी से, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप कितनी डिस्टेंस पे हैं, सपोज करो अर्थ से ये जो स्टिक, इसमें ये डंडा लगा हुआ है, ये 2 मीटर है, अर्थ से ये 4 मीटर पर है, ये 6 मीटर पर है, ये 8 मीटर पर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी डिस्टेंस पे हो, या तो आप ये डिस्टेंस बताओगे, या ये बताओगे, या ये बताओगे, या ये बताओगे। आप 3 मीटर डिस्टेंस नहीं बता सकते, क्योंकि आप 3 मीटर डिस्टेंस पर होगे ही नहीं। इसलिए क्योंकि यहां पर 3 मीटर डिस्टेंस पर कोई भी डंडा नहीं लगा हुआ है। तो इसी तरीके से ये, जैसे ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ऐसे ही कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है जो इंटीजर मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। अब ये क्या बोल दिया मैंने, इसको अच्छे से समझेंगे कि जैसे कोई भी बॉडी चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो सकता है कि इसके ऊपर या तो 1e चार्ज है, या 2e चार्ज है, या 3e चार्ज है, या 4e चार्ज है, या 5e चार्ज है। इस तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज है, सपोज करो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये यहां पर -1e, -2e, -3e, -4e, -5e, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहां से हम देख सकते हैं कि जो चार्ज है हमारे पास, चार्ज है वो इंटीजर मल्टीपल है किसका? बेसिक यूनिट ऑफ ए चार्ज का, बेसिक यूनिट ऑफ ए चार्ज का। अब ई क्या है? बिल्कुल सही सुना आपने, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की एक बेसिक यूनिट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा, तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। अगर प्रोटॉन पर चार्ज होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। तो आइए इसको हम समझते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की।
साथ के साथ आप नोट डाउन कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द इट इज द property of electric charge by which the total charge is the integral multiple of a basic unit of charge यही यहां तक ये डेफिनेशन पूरी होगी इसकी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, चार्ज मैंने बताया था क्यू से हम डिनोट करते हैं चार्ज को। टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल, कोई भी इंटीजर हम लिख लेंगे, मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज ई। Q is equal to NE is the quantization of a charge। इसको कैसे समझेंगे, जैसे E जो है हमारे पास है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के केस में ये माइनस ई होगा और प्रोटॉन के केस में प्लस ई होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एन क्या है यहां पर, एन कोई भी एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 और प्लस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज इंटीजर होती हैं। तो ये किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होते हैं। तो सपोज करो कि अगर n इज द इंटीजर, n इज एन इंटीजर है कोई भी n, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों, जब कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है एक दूसरे के ऊपर, वो ऐसे नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जाएगा। अगर जाएगा तो वो एक कंप्लीट नंबर में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए या 3 इलेक्ट्रॉन गए। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी में एक चीज देखेंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। एक कूलम चार्ज में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास वो एक कंप्लीट नंबर में आएंगे, देखिए कितने आएंगे। जैसे हम लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू NE, चार्ज हमारे पास गिवन है एक कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम है, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट करने हैं। ये एक इंटीजर होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इंटीजर होगा, तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और E इज द यहां पर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हम कैसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, Q की वैल्यू 1 कूलम है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट करने हैं, E इज द 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब हम N निकालेंगे
तो इस पूरे को हम यहां पर लेके आएंगे 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। अब इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे, यहां से ऊपर 10 आ गया और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा और 2 8 जा, तो 5/8 मल्टीप्लाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये 19 प्लस में हो गया क्योंकि ये नीचे था, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब जब हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू n। तो वैल्यू आएगी जो वो आएगी 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये एक इंटीजर है, आप पॉइंट को देखकर ये अज्यूम मत करना कि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि जब हमें ये 10⁻18 है, इसको हम आगे लेके आते जाएंगे तो ये अपने आप में एक कंप्लीट नंबर बन जाएगा। 625 मल्टीप्लाई 2 और माइनस करेंगे तो यहां पर जैसे ये आ जाएंगे 625 मल्टीप्लाई 10⁻2 और माइनस करेंगे तो इसमें से 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये कंप्लीट नंबर है, ये एक इंटीजर भी है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है एक कंप्लीट नंबर में होता है, इंटीजर में होता है, और वो मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो रब करते हैं इसको, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। यू नो वेरी वेल, मैंने फर्स्ट ही वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो स्केलर्स होते हैं इनको हम जैसे नंबर्स होते हैं हमारे 2 3 4, इस तरीके से ये स्केलर्स जो हैं, जैसे स्केलर्स हमारे अलजेब्रिकली ऐड होते हैं, ऐसे ही हम किसी भी चार्ज को ऐड कर सकते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है? दूसरी जो प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ना है? इट इज दी, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही लिख लो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज by which it is the property of charge by which the total charge the total charge in a system is equal to the total charge in a system is equal to the sum of algebraically sum of charges all over the system, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात। एग्जाम्पल भी देंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो पहले डेफिनेशन समझो ध्यान से। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, बाय विच, जिसके द्वारा द टोटल चार्ज इन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल होता है? एल्जेब्रिकली सम। जैसे हम एल्जेब्रिकली सम करते हैं चार्जेस का
ऑल ओवर द सिस्टम, जितने भी चार्ज इंडिविजुअली किसी भी सिस्टम में होंगे उनके सम को हम एल्जेब्रिकली सम करेंगे उनका, तो जो सम करके हमारे पास टोटल आएगा वही जो चार्ज होगा हमारे पास ही टोटल चार्ज होगा सिस्टम में। तो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हमें, फॉर एग्जांपल इन ए सिस्टम charges are प्लस क्यू प्लस 3q माइनस 7q प्लस 5q। सपोज करो ये चार्जेस हैं किसी भी सिस्टम में, ठीक है। तो देन इन ए सिस्टम चार्जेस आर, ये चार्जेस हैं, देन द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, इस सिस्टम का टोटल चार्ज, जैसे हम एल्जेब्रिकली सम करते हैं ऐसे ही इनको जोड़ेंगे, प्लस क्यू प्लस 3q प्लस माइनस 7q और प्लस 5q। प्लस प्लस वाले कितने, क्यू 3q 4q और 4q और 5q 9q 9q माइनस 7q, तो टोटल चार्ज प्लस 2q। हमारे पास इतना जो चार्ज है किसी भी सिस्टम में इस तरीके से निकलता है। तो आई थिंक ये भी आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय विच द टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज इक्वल टू द algebraically sum of all charges in the system। तो ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज की, उसको समझेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। कंजर्वेशन, ये जो वर्ड है आपने बहुत बार पढ़ा है। किसी भी सिस्टम में जो चार्ज है वो कंजर्व रहते हैं। जैसे एक बॉडी है दूसरी बॉडी के ऊपर रब करती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो ये नहीं है कि जो टोटल सिस्टम में चार्ज है कम या ज्यादा हो जाएगा, नो। जो इलेक्ट्रॉन है उस सिस्टम, एक बॉडी से उसी सिस्टम में है वो चार्ज, जब हम उसका टोटल करेंगे तो जितना पहले चार्ज था वही चार्ज हमारे पास है, सेम रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ेंगे कि जो चार्ज है किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि एक प्रेशर कांस्टेंट का न्यारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट का न्यारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कोई भी हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे जिस पर किसी भी बाहरी फोर्स, टेम्परेचर, मतलब किसी भी चीज का बाहर से कोई भी इफेक्ट ना हो। किसी भी सिस्टम में अगर हम टोटल चार्ज देखेंगे तो वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द property of, it is the property of charge by which, it is the property of charge by which, it is the property of charge by which the total charge of an isolated system remain conserved, इतना आपको याद रखना है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो हमेशा अनचेंज रहता है, कंजर्व रहता है। तो
ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक इजी सा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस बच्चों के मन में होती हैं, वो देखते हैं क्या होती हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। ओके, नेक्स्ट है हमारा कूलम्ब्स लॉ। प्यारे बच्चों, कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? ये बताता है कि दो चार्ज्ड बॉडी हैं जो, उनके बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें कूलम्ब्स लॉ से पता चलता है। इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एक पॉइंट चार्ज किस बॉडी को हमें कंसीडर करते हैं, ये हम समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि पॉइंट चार्ज किस बॉडी को कंसीडर करते हैं। हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे मैंने अभी पीछे बताई आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आयंस, ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो इनको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट चार्ज हम पॉइंट चार्जेज आर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और प्रोटॉन्स एंड आयंस भी हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। उसके बाद हम पॉइंट चार्ज और किसको कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज हम एलिमेंट्री पार्टिकल को छोड़कर बहुत बड़ी बॉडीज को भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइजेस। ये मैंने क्या बोला है, इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। दूसरा, हमें पॉइंट चार्ज किन बॉडीज को कंसीडर करते हैं? इफ द sizes of charged bodies if the sizes of charged bodies is much smaller का मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा साइज होता है, much smaller than the distance of separation between them अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है उनके साइज के कंपैरिजन में, तो उन दो बॉडीज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं हम कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कूलम्ब्स लॉ यहां लिखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द magnitude of force of interaction between two point charges is directly proportional to the product of
magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance, square of a distance between them। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन क्या होता है, यू नो कि जो चार्जेस होते हैं वो लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम रिपेल हो या अट्रैक्शन हो, एक कॉमन वर्ड देते हैं उसके नाम का इंटरेक्शन। बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उनकी प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज वी हैव 2 चार्ज्ड बॉडीज, ये ए बॉडी है हमारी, ये बी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज किया आर है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो इस सपोज करो इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 के मैग्नीट्यूड दोनों की प्रोडक्ट के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने क्या लिखा है, डायरेक्टली इसको हमने मैथमेटिकली नीचे लिख दिया है। उसके बाद हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, F जो है वो इज इक्वल टू होगा K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 की प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। अब ये K क्या है, K यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, और इसको सीजीएस सिस्टम में इस K की वैल्यू 1 लेते हैं, K की वैल्यू 1 लेते हैं सीजीएस सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो इस K की वैल्यू एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, तो हमारे पास फोर्स का एक नया फार्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R चुके। तो इसको हम नीचे लिख देंगे, सॉरी नीचे तो स्पेस नहीं बचा है, ऊपर एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं आगे वीडियो को पॉज करके। ओके, हमारे पास है अब हम और एप्सिलॉन